नाउ विल स्टार्ट सर्कल। सबसे पहले तो सर्कल जो होता है क्या होता है, एक लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से कोई फिक्स डिस्टेंस पे मूव करता है। ठीक है, जैसे ये फिक्स पॉइंट ले लिया और ये फिक्स डिस्टेंस कुछ आर ले ली, तो जो पॉइंट इस सर्कल की सरकमफरेंस पे जो लोकस आता है सर्कल का, एक्चुअली वो सरकमफरेंस का लोकस आता है। मतलब सरकमफरेंस पे आपका पॉइंट मूव करेगा जिसके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कुछ फिक्स है। आगे बात समझ में? अब इक्वेशन में जाने से पहले हम कुछ इसका जो बेसिक थ्योरम्स जो है हम पहले पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अच्छा, और ये क्या कहलाती है, कॉर्ड। और यदि कॉर्ड आपकी सेंटर से पास होती है सर्कल की तो इसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। ओके, और इसके अलावा हम सरकमफरेंस पे कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करें, जो सेंटर से नहीं पास होगी वो कॉर्ड होगी और जो सेंटर से पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, तो कुछ बेसिक थ्योरम है, थ्योरम एंड रिजल्ट ऑफ द सर्कल। सबसे पहले यदि सर्कल्स के सेम सेंटर हुए तो वो क्या कहलाएंगे, दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, और रेडियाई सेम कर देंगे तो वो सर्कल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, जिनके रेडियस इक्वल है वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइंट है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स। जैसे ये सर्कल बोला मैंने, तो दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब उनकी लेंथ सेम है, तो ये जो एंगल, जैसे मान लो यहाँ सेंटर पे थीटा बना रहे हैं, तो एक में कॉर्ड लूँ जिसकी लेंथ सेम है, तो ये एंगल भी यहाँ पे सेंटर पे क्या बनाएंगे, थीटा ही बनाएंगे। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ले ली तो वो सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, इक्वल बनाएगा। ठीक है, और इसको कन्वर्सली बोल सकते हैं, ये टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर इक्वल। ठीक है, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यदि दो कॉर्ड है जो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है तो कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होगी। कन्वर्स भी हम ट्रू बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जैसे कोई सर्कल लिया जिसका सेंटर मान लो ये है, तो यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी हम बोल सकते हैं ट्रू। कैसे, कि कोई कॉर्ड ली, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है सेंटर से पास करेगा, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो कन्वर्स भी ट्रू है। ओके, दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल आपके इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और यदि हम 3 पॉइंट ले लें, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, तो उससे पास होने वाला एक ही सर्कल आपका होगा। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स यदि आपने ले लिए तो उससे पास होने वाला सर्कल यूनिक होगा। मतलब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और बोले 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो बहुत सारे सर्कल होंगे, और एक तीसरा पॉइंट दे रखा है तो आपको यूनिक सर्कल मिलेगा। ओके, और अगला है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स देन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉर्ड्स। जैसे दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, ये और ये। ठीक है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पर। इसका सेंटर C1 बोल लो, इसका सेंटर C2। तो जो कॉमन कॉर्ड है दोनों की, ए बी, और सेंटर्स को मैं ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन है C1 C2, ये इस कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे सर्कल है, ये दो इक्वल कॉर्ड है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगी। जैसे इसमें बोला था ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ओके, ये बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये लेंथ P है तो ये लेंथ भी P है। यदि दोनों इक्वल कॉर्ड है तो कैसे देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, ये एंगल जो है थीटा है तो ये कितना होगा, θ/2, ये भी θ/2, क्योंकि यदि इक्वल कॉर्ड से तो वो एंगल सब सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो इक्वल बनाएगी, तो ये एंगल θ/2, ये एंगल θ/2। ये रेडियस है तो ये जो लेंथ है वो
सेम आएगी, या ट्रेंगल आप बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, ठीक है। और इसका कन्वर्स भी कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। सेंटर से यदि इक्वी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम है कॉर्ड की लेंथ, तो ये कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होगी। मतलब सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डाला और लेंथ इक्वल आ रही है, तो कॉर्ड की लेंथ भी आपकी इक्वल है, मतलब कन्वर्स भी ट्रू होगा, ठीक है। इफ टू, अगला पॉइंट है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल देन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई ऑन एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू कॉर्ड्स, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें, जैसे ये दो सर्कल है, तो एक पॉइंट से आपने दो इक्वल कॉर्ड निकाले, ठीक है। तो इन कॉर्ड्स का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो सर्कल से पास करेगा, इसने ऐसा बोला है। जैसे ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ आपने इक्वल बोल दी, ठीक है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल देन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड्स। इसको कैसे देख सकते हैं, क्योंकि जैसे अब दोनों इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ओके। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा आपका, क्योंकि ये लेंथ सेम है और ये रेडियस है, तो ट्रेंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपका सेम होगा। ये ट्रेंगल आइसोसेलेस है तो ये एंगल सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। तो ये जो है ए बी और ए सी का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पर आपका सेंटर लाई करेगा, ठीक है। ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल लार्जर विल बी नियर टू सेंटर। जैसे मैं बोलूं कि ये सर्कल लिया, इसमें दो कॉर्ड ले ली, एक कॉर्ड ये ले ली और एक कॉर्ड ले ली, तो किसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी। तो जिसकी लेंथ ज्यादा वो सेंटर से उतने पास है। जैसे मान लो दोनों पैरेलल ले ली, पैरेलल जरूरी नहीं पैरेलल हो, बस समझाने के लिए ये दो कॉर्ड ले ली हमने, तो जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कम उसकी लेंथ उतनी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ये सेंटर है, ठीक है। एक कोई कॉर्ड ले ली मैंने, तो वो सेंटर पे मान लो एंगल थीटा बना रही है, कितना बना रही है, थीटा। तो सरकमफेरेंस पे, मतलब माइनर आर्क पे, ध्यान रखना माइनर आर्क की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जो एंगल बनेगा वो इसका आधा बनेगा, थीटा बाय 2। तो कहीं भी सरकमफेरेंस पे आप पॉइंट ले लो, वो कितना बनेगा, थीटा बाय 2। आगे बात समझ में। तो कोई भी कॉर्ड ले लू मैं, सेंटर पे एंगल वो थीटा बना रहे हैं, तो जिस साइड सेंटर आ रहा है उस साइड का आर्क पर वो एंगल उसका हाफ बनेगा। बात समझ में आ गई। तो इसको फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने कोई लाइन सेगमेंट लिया, ध्यान से सुनना, कोई लाइन सेगमेंट ए भी लिया, वो किसी पॉइंट सी और डी पर इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ये पॉइंट्स ए बी सी डी जो है वो एक सर्कल में लाई करेंगे, क्योंकि सर्कल ये वाले इस थ्योरम से हम बोल सकते हैं, क्या बोला है, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है जो सी और डी पर इक्वल एंगल बना रहा है, तो वो जो पॉइंट है ए बी सी डी वो चारों के चारों एक सर्कल पे आएंगे। बात समझ में आ गई। और जो अभी बताया था ये वाला पॉइंट कौन सा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट, मतलब जैसे इसके लिए जो माइनर आर्क है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सेम साइड की बात कर रहे हैं हम, सेम सेगमेंट मतलब माइनर आर्क, तो ऐसे मेजर में देखें तो दोनों पॉइंट इधर लेना पड़ेगा, तो ये एंगल भी आपका बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये और ये बराबर नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। और अगला है द एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। जैसे अभी तक हम कॉर्ड ले रहे थे और वो कॉर्ड यदि मैं डायमीटर ले लूं, ठीक है, तो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है इसका 180 डिग्री, तो सरकमफेरेंस पे इसका आधा बनेगा, मतलब 90 डिग्री। तो यदि मैं सेमी सर्कल लूं तो उस पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 बनेगा। तो इसको ध्यान रखना कि कोई मैंने ए बी लिया और वो एंगल यदि 90 बना रहा है, तो वो ये जो तीनों पॉइंट है एक सर्कल पे आएंगे, जिसके लिए ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं, द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग राइट एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट इज सेमी सर्कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। An angle subtended by minor arc at the in the alternate segment is acute, and any angle subtended by major arc
इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज ऑब्ट्यूस, जो अभी बताया। ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल ऑब्ट्यूस है। माइनर आर्क पे एक्यूट बनेगा, मेजर पे ऑब्ट्यूस बनेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट है जैसे इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सब्सटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स आर कॉन्सेक्टली दैट इज लाइज ऑन द सेम सर्कल। जैसे ये वाला बोला था कि ए और बी के सेम साइड पे दो पॉइंट है सी और डी, जो एंगल ए बी से सेम बना रहे हैं, जैसे थीटा और थीटा, तो ए बी सी डी जो है सारे के सारे एक ही सर्कल पे आएंगे, ठीक है। और यूनिक सर्कल होगा क्योंकि 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल यूनिक होता है, तो 4 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल तो यूनिक होगा ही होगा, ठीक है। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पहुंचते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है? A quadrilateral is called a cyclic quadrilateral if its all vertices lie on the circle, जैसे पॉइंट ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जैसे मैं बोलूँ ये एक सर्कल है, इस पर 4 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, ये जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, मतलब चारों के चारों वर्टिसेस किस पे आएंगे? सर्कल पे। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा आपका? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। इसका और इसका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, तो अपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में, ठीक है। और इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं, इफ सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन दी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ठीक है। यदि इनका अपोजिट पेयर का सम 180 डिग्री है, इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180, तो जो आपके पॉइंट्स है ए बी सी डी, ये एक सर्कल पे आएंगे, मतलब ये पॉइंट्स है वो साइक्लिक होंगे, ठीक है। दूसरा, इफ अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द, ओके इसको देखेंगे अभी। हाँ, अगला है द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल विच इज आल्सो साइक्लिक। मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर हम देखें, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो है कुछ इस हिसाब से ले हम, मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसा है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये भी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। बात समझ में आ गई? इनके चारों के एंगल बाइसेक्टर्स को आप, एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी साइक्लिक आएगा, ठीक है। इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन द रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, इसमें क्या बोला गया है? जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड जो है पैरेलल है, एक ये ले ली और एक ये, दोनों पैरेलल है, तो ये जो दोनों साइड है ये भी आपकी इक्वल इन लेंथ होगी और इसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ठीक है, मतलब ये और ये बराबर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर होगी। सॉरी, बराबर नहीं है, ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये साइड, तो ये लेंथ इक्वल होगी। ओके, इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं साइक्लिक ट्रेपेजियम आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। ट्रेपेजियम बोला है, यही वाला केस हो गया क्या? तो उसको दूसरे तरीके से बोला गया है, ठीक है। अरे ये जो है उसको दूसरे तरीके से बोला गया है, मतलब साइड पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये जो बनेगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा, ओके, क्योंकि ये लेंथ, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको कन्वर्स भी ट्रू होगा, इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज द साइक्लिक, ठीक है। क्या बोला है कि ट्रेपेजियम है, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो यदि इक्वल इन लेंथ है, मतलब ये और ये इक्वल है और ये ट्रेपेजियम तो है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा, ऐसे समझ लो,
ठीक है। और इसी को बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ये जो नॉन पैरेलल साइड से वो इक्वल होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। मैंने अभी यहां पर किसी भी इक्वेशन की बात नहीं की है। सबसे पहले तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल पे यदि हम टेंजेंट बनाए तो सबसे पहले तो क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या बोल रहा है ये। जैसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है। तो एक सर्कल पे यदि बाहर कोई पॉइंट है तो हमेशा दो टेंजेंट होंगे, ठीक है। और सर्कल पे यदि पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट होगा, अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टेंजेंट में मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ठीक है। तो इसको मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो ये 90 डिग्री होगा हमेशा। मतलब ये जो रेडियस वाला है सेगमेंट, सेंटर बोल दिया O, तो OP जो है AP के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ऐसे ही A से P, और ऐसे ही A से मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये दूसरा पॉइंट मान लो Q है, तो OQ भी इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और मान लो इनके बीच का एंगल 2 थीटा है, कितना है, दोनों टेंजेंट्स के AP और AQ के बीच का एंगल, जो एंगल PAQ है वो 2 थीटा है, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हो रही है। अब मैं A को O से ज्वाइन कर दूं, A को O से ज्वाइन कर दूं, तो आप ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल PAQ को, ए क्या है, किसी पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो उसका जो एंगल है, इस पॉइंट को यदि हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें तो वो AO जो होगा उस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा आपका, ठीक है। और ये साइड R है, तो ये AP आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, इसको हमने बोल दिया L। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो tan थीटा आपका हो गया R/L, ठीक है। तो यहीं से हम tan 2 थीटा भी निकाल सकते हैं। tan 2 थीटा क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वहां से आ जाएगा 2RL अपॉन में L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो आपका यहां से थीटा आ गया। अरे समझ में आ गया ना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह ये रख दो, ठीक है। और फिर इससे आता है, चलो वो तो बाद में देखेंगे, और है ना, और पॉइंट्स। चलो इसमें और देख लेते हैं क्या क्या है। A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, जो अभी बताया AP और OP परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका कन्वर्स, a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। हाँ, इसने क्या बोला है, इसका कन्वर्स, कि एक सर्कल है, तो मान लो ये रेडियस वाला सेगमेंट है, ये कोई पॉइंट हमने P ले लिया, तो यहां से हम लाइन ड्रॉ करें तो ये जो है इसके परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब इसका कन्वर्स वो भी ट्रू होगा, ठीक है। ओके दूसरा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज ए बोला है, दे आर इक्वल, मतलब AP और AQ की लेंथ बराबर होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगा। दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये एंगल PAO और एंगल QAO दोनों थीटा थीटा के बराबर है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट, बिल्कुल सही है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, उसी को बोला गया है, ओके। नेक्स्ट है अगला थ्योरम, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड, the rectangle formed by the two segments of one chord is equal in the area of the rectangle formed by the two segments of the other chord। okay, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मैं पॉइंट अंदर लूँ या बाहर लूँ, मान लो अंदर ले लिया, तो इस पॉइंट से हमने एक ये कॉर्ड ड्रॉ की, और इससे मान लो ये पॉइंट आपका A हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो P से PA और इंटू PB, और ये P बोला था ना, तो इसको हम बोल देते Q और R,
तो पी आर इंटू पी क्यू ये दोनों बराबर होगा। अब इनसे हम रेक्टेंगल बनाए तो उसका एरिया तो यही होगा ना, उसी को बोला गया है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, पॉइंट जब बाहर होगा तब क्या होगा, वो भी सिंपल है। जैसे पॉइंट में बाहर ले लूं तो ये पॉइंट मान लो ए ले लिया, ये बी ले लिया, इसको ले लिया क्यू और इसको आर ले लिया, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर, तब भी होल्ड करेगा, पी अंदर हो या फिर बाहर हो। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसी से फिर एक और कहानी आती है, कौन सी, कि पी बाहर ले लिया तो यहाँ से मान लो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मान लो ये पॉइंट टी हो गया। ठीक है, और यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करी, मान लो ये हो गया ए और बी, तो पी ए इंटू पी बी यहाँ पर होगा। ठीक है, ये वाला केस कौन सा हो गया कि मैं ये वाला लाइन सेगमेंट, फिर ये पॉइंट इंटरसेक्शन, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी सेम होगी, तो ऐसे लिमिटिंग केस में वो दो बार लिखा जाएगा, मतलब पीटी इंटू पीटी, तो वो हो गया पीटी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो ये वाली जो है लिमिटिंग केस में आप क्या करोगे, दिस इंटू दिस, मतलब पी ए इंटू पी बी, दिस इंटू दिस होगा। बात समझ में आ रही है। तो लिमिटिंग केस में दोनों एक जगह पॉइंट हो जाएंगे, तो वो लेंथ इंटू वो लेंथ दो बार, तो वो पीटी इंटू पीटी, पीटी स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझिए। तो इसी को हम लैंग्वेज में बोल सकते हैं पी ए बी इज अ सेकेंड टू अ सर्कल, मतलब ये जो है पी ए बी सेकेंड है, जैसे यहाँ पे बोला है सेकेंड, समझ लो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एट एन बी एंड पी टी इज द टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द टू सेगमेंट्स ऑफ अ कॉर्ड पी ए एंड पी बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब पी और पी बी से जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, ये, तो वो किसके इक्वल होगा, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है पी टी उसका स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये सब जो है हमने देख लिया। और जो अभी हमने बताया ना पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, इसका एक बहुत ही खूबसूरत डेरिवेशन है, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म से जाते हैं, आपने किया होगा। ठीक है, किया है ना, जो अभी मैंने बताया ये वाला, उसका बहुत बढ़िया डेरिवेशन है। पॉइंट पी से जैसे हम प्रूव करते हैं ना, ये कि ये पी टी जो होगा वो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। तो आप क्या करते हो, पी से पैरामीट्रिक फॉर्म में आप इक्वेशन लिखो लाइन की, सर्कल को दो जगह कट कर रहा है, तो यहां से आप ये डिस्टेंस r1 ले लो, ये डिस्टेंस r2 ले लो, तो ये जो कॉर्ड लिखोगे आप थीटा के टर्म में, पैरामीट्रिक समझते हो ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो r1 r2 मतलब प्रोडक्ट r में क्वाड्रेटिक बना के प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, वो पीटी स्क्वायर के बराबर आएगा। आगे बात समझ में। तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है इसका, नहीं हो तो ऐसे ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ सर्कल पे जैसे आपसे बोलूं कि उसका सेंटर h कॉमा के है और रेडियस r है, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाती है सिंपली x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि सेंटर h कॉमा के और रेडियस r है, तो उसकी इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, मान लो ओरिजिन ले लूं तो h और k की जगह क्या रख दो, 0 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गई सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है। ठीक है, मतलब इस टाइप का सर्कल आएगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये x और ये y, ये ओरिजिन, तो ये पॉइंट होगा r,0, ये r रेडियस। अब ध्यान रखना रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसा में लिख देना कि ये r,0, तो ये भी r,0 तो होगा, क्योंकि r नेगेटिव भी तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। यदि आपने रेडियस बोला है r को तो वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉइंट माइनस r,0, ऐसे 0,r, ये 0,-r। ठीक है, और अगला केस इसमें हम ले सकते हैं इसी में कि यदि रेडियस में 0 कर दो, रेडियस में मतलब r 0 कर दूं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक पॉइंट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट सर्कल, मतलब ये जो है एक पॉइंट सर्कल है। बात समझ में आ गई। और पॉइंट सर्कल को जीरो सर्कल भी बोलते हैं, मतलब जिसकी रेडियस 0 हो। ठीक है, और फिर इसके अंदर स्पेशल केस, यदि ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे, किसको टच करे, एक्स एक्सिस को,
एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका जो सेंटर है वो क्या है, एच कॉमा के लिया हमने, तो ये जो रेडियस होगी, मान लो अब देखो वाई एक्सिस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, और जो सर्कल बनेगा वो नीचे भी बन सकता है। तो ये जो है हमें पता है कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये होगी। अब ये कोऑर्डिनेट यदि के है तो ये के इधर तो निगेटिव हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, मॉड के। तो इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड के का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट के स्क्वायर। आगे बात समझ में। और यदि यही केस वो वाला हो गया कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका जो सर्कल सेंटर है एच कॉमा के लिया, तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा मॉड एच के बराबर। वाई एक्सिस से डिस्टेंस सेंटर की क्या होगी, वही रेडियस के बराबर होगी, तो वो मॉड एच के बराबर। तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है। और एक केस ये वाला हो गया कि वो सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सेस दोनों को टच कर रहा है, तो सेंटर आपने मान लो एच कॉमा के लिया, तो ये डिस्टेंस भी मॉड एच, ये डिस्टेंस भी मॉड एच, दोनों को टच कर रहा है, तो सेंटर आपका होगा एच कॉमा एच, दैट इज आप यहां पर ध्यान रखना इस टाइप से लेना, इज इक्वल टू ए प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर ही होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, अच्छा एक मिनट, प्लस माइनस, हाँ ठीक है, प्लस साइन लोगे तो प्लस साइन लेना है, माइनस साइन लेना है तो माइनस साइन लेना है। और जैसे जैसे ये कोऑर्डिनेट हो गया तो एच आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप क्या लोगे दोनों में माइनस साइन। ये वाला केस लिया आपने तो इसमें क्या होगा कि दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो आप प्लस साइन लोगे, मतलब सेंटर माइनस एच कॉमा माइनस एच। और ये वाला केस हुआ तो इसमें एक्स आपका निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, तो प्लस लोगे और इधर माइनस लोगे। और इस क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा सेंटर का, तो एक्स पॉजिटिव मतलब माइनस इधर लोगे फिर इधर प्लस लोगे, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस लिया। तो यहाँ पर 4 सर्कल है। यदि उसने बोला कि रेडियस 2 का जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो 4 सर्कल होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, आगे बात समझ में। अगला केस यदि हम देखें, व्हेन सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच कॉमा के। ठीक है, यदि सर्कल आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन है और इसका सेंटर हमको दे रखा है एच कॉमा के, तो इसकी जो रेडियस होगी वो सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको जनरलाइज करो तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2ky, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन जो आएगी वो आपकी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी ध्यान रखना, यहाँ भी प्लस माइनस आप ले लो, क्योंकि 4 सर्कल ऐसे होंगे, एक इधर हो गया, एक ऐसे होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, मतलब आपसे बोला जाए कि ओरिजिन से डिस्टेंस कुछ फिक्स दे रखी है, तो आपके 4 सर्कल ऐसे पॉसिबल है। तो हमने तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रखा है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमने माइनस वाला लिया था, सिंपली सेंटर क्या हो जाएगा, एच कॉमा के। ओके, एच और के का यदि मैग्नीट्यूड यदि वैल्यू दे रखी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो एक ही सर्कल आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। जनरल इक्वेशन में आप ध्यान रखना कि आपको बताया गया था कि 2 डिग्री है एक्स और वाई में, जनरल 2 डिग्री ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो देख चुके हैं उसका डेल्टा 0 होगा तो। ठीक है, और वो सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है और वो कोनिक, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है वो हम देख चुके हैं, डेल्टा 0 करते हैं, याद आ रहा है। ठीक है, सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा वो देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। ये सर्कल जब रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपने अभी सर्कल की जो इक्वेशन लिखी है उसमें जैसे क्या लिखा था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है।
तो वहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म तो है और दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले तो ए और बी बराबर हो और एक्स वाई का कॉफिशिएंट सर्कल के इक्वेशन में कहीं नहीं आता, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट हो वो 0 हो। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगी यदि ए और बी बराबर हो। मैं बन के बराबर नहीं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि बन के बराबर हो वो, ठीक है। मतलब ए और, समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल दूं कि 2x² + 2y² = 8, क्या सर्कल है क्या? तो बिल्कुल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट 2 से आप डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा x² + y² = 4, तो वो सर्कल है। तो ए और बी बराबर हो और एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 हो तो ये हमेशा एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें डेल्टा अल्टा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, आप तो इतना देखो बस। बात समझ में आ गई? और ठीक है, तो यदि हम ले तो आप ए और बी बराबर ले लिया और मान लो भाई 1 के बराबर ले लिया, तो इक्वेशन आ गई x² + y², ये 0 हो जाएगा। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई सर्कल की, ठीक है। तो जिसमें सेंटर जो होगा वो होगा x के कॉफिशिएंट का -½ मतलब x के कॉफिशिएंट जो है उसको -½ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा -g, y के कॉफिशिएंट को -½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -f। तो ये आपका सेंटर हो गया और रेडियस जो होगी वो इनका स्क्वायर का सम g² + f² माइनस जो कांस्टेंट टर्म है ये, ठीक है। ये रेडियस हो गई और ये सेंटर हो गया। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे सबसे पहले मैं बोलूं कि g² + f² - c यदि पॉजिटिव है तो कहने का मतलब ये है, अच्छा यदि इस टाइप से सर्कल दे रखा है तो सेंटर तो हमेशा यही होगा। और ध्यान रखना कि यहाँ GFC हम रियली बोलते हैं, रियल नंबर ही है, ठीक है। तो सेंटर तो हमेशा रियली आएगा। सेंटर क्या होगा? -g, ठीक है। और ये यदि पॉजिटिव है तो रेडियस आपकी एग्जिस्ट करेगी, मतलब जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप कुछ सेंटर -g, f है तो सर्कल आप ट्रेस कर सकते हो XY प्लेन पे, ठीक है। मतलब सर्कल कैसा हो गया? रियल सर्कल। और g² + f² - c यदि 0 हो जाएगा तो वो जो है पॉइंट सर्कल हो जाएगा। वो पॉइंट कौन सा होगा? वो -g, -f। और यदि ये निगेटिव हो जाए g² + f² - c तो वो जो सर्कल है एक इमेजिनरी सर्कल है, बस उसका सेंटर जो है वो रियल है, दैट इज -g, -f। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही बोलते हैं h² - ab नेगेटिव हो गया तो होमोजेनियस पेयर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में ओरिजिन उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो रियल होता है, बट h² - ab नेगेटिव हो गया तो वो इमेजिनरी लाइन हो गई हैविंग रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो उस हिसाब से ये भी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जैसे इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें कितने वेरिएबल है? 3, GFC। तो 3 वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होगी आपको? 3। तो जैसे मैं बोलूं, अभी मैंने बोला था कुछ कि 3 पॉइंट आपको सर्कल पे दे रखे हैं, तो 3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराओगे तो GFC में कितनी इक्वेशन आएगी? 3। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्या GFC तीनों के तीनों निकल जाएंगे क्या? बट 2 पॉइंट करते हो तो एक कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, ठीक है। तो वहां से वेरिएबल को आप चेंज करोगे तो इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, बट तीनों के तीनों जैसे 3 पॉइंट ले लिए तो आपके GFC कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट से आपको एक यूनिक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल, इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन एक्सिस। ओके, जैसे ये सर्कल की इक्वेशन है तो मान लो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं तो ये जो लेंथ होगी AB वो किसके बराबर होगी? मतलब एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा 2√g² - c के बराबर, और सिमिलरली y इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा 2√f² - c के बराबर। मतलब एक्स एक्सिस जो कट कर रही है तो जो लेंथ ऑफ ये जो कॉर्ड है एक्स एक्सिस जो कट कर रही है AB की लेंथ हो जाएगी 2√g² - c और y ये लेंथ हो जाएगी 2√f² - c। इसको कैसे कर सकते हैं? ये तो आपने किया ही होगा यार। जैसे मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो y को 0 रख दिया, तो y 0 रखने के बाद x में क्वाड्रेटिक बन गई। तो मान लो ये y एक्सिस है तो ये वैल्यू x1 हो गई, ये वैल्यू x2 हो गई, तो उस क्वाड्रेटिक को x1 x2 सेटिस्फाई करेगा। तो हमें मॉड x2 - x1 चाहिए, तो उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट तो वहां से ही आ जाता है ना, ठीक है। अब इसमें ये है, हमने अभी देखा एक्स इंटरसेप्ट क्या है ये और y इंटरसेप्ट ये है। अब g² - c पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि आपकी कुछ लेंथ रियल आ रही है, रियल वैल्यू हो रही है, मतलब कुछ लेंथ आ रही है। और यही आपका एक्स एक्सिस को टच करे, मतलब ऐसे भी टच कर सकता है या ऐसे भी कर सकता है, ये एक्स एक्सिस हुई तो उस समय क्या होगा? टच करने के समय क्या होगा
ये वाला केस कौन सा हो गया जब जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होगा। ये वाला केस कौन सा हो गया जब जी स्क्वायर माइनस सी जीरो हो जाए, मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा जी स्क्वायर माइनस सी बराबर, जी स्क्वायर माइनस सी जीरो है तो ठीक है। और सर्कल कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा एक्स एक्सिस के। तो उस समय आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो मतलब जी स्क्वायर माइनस सी क्या होगा आपका नेगेटिव। जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आया तो रियल वैल्यू नहीं आया, मतलब इंटरसेप्ट इमेजिनरी है, कहने का मतलब ये है कि वो एक्स एक्सिस को कभी कट कर ही नहीं रहा है। ऐसे ही वाई के लिए, वाई इंटरसेप्ट के लिए वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो दो पॉइंट पे, तो एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होगा पॉजिटिव। एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो मतलब वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और वाई एक्सिस के राइट या लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो एफ स्क्वायर माइनस सी क्या है नेगेटिव, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, एक और पॉइंट इसी में, इंटरसेप्ट कट बाय लाइन ऑन द सर्कल और लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। हाँ ठीक है, क्या बोला कि जैसे ये बोला गया है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना, इस कॉर्ड की लेंथ निकालना है जिसका सेंटर, हमने यही इक्वेशन ले ली, सेंटर क्या है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। ये रेडियस क्या आपकी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या ले ली हमने ए या आर, आर बोला है, आर ले ली। और मान लो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो ये बराबर होगा दोनों, मान लो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी के बराबर है, तो ये लेंथ हो जाएगी पाइथागोरस से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो उसका 2 टाइम्स जो होगा वो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी, वेर आर इज रेडियस एंड पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ओके यहाँ तक क्लियर है। ओके आगे बढ़ेंगे अब। नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, मतलब आपको डायमेट्रिक एंड्स दे रखे हैं सर्कल के, तो आप सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे वो बात है ना। तो एक तो ये तरीका है कि यदि डायमेट्रिक एंड दे रखे तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा आपका सर्कल, सर्कल का सेंटर, ठीक है। जैसे ये मैं बोलूं कि एक पॉइंट ए दे रखा है, दूसरा पॉइंट बी दे रखा है, ए को बोल दिया मैंने x1 y1, बी को बोल दिया x2 y2, ठीक है। तो ये डायमेट्रिक एंड है, मतलब ए भी आपका सर्कल का डायमीटर है, तो दोनों का मिड पॉइंट निकालू तो वो सेंटर आ जाएगा सी, सेंटर आ गया। अब रेडियस चाहिए तो ए से आप सी की डिस्टेंस या फिर ए से बी की डिस्टेंस डायमीटर की लेंथ, तो रेडियस हो जाएगी ए बी बाय 2, तो सेंटर आ गया और सेंटर आ गया और रेडियस आ गई। तो एक तो तरीका वो हो गया, बट इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आगे जब सर्कल की इक्वेशन लिखनी होती तो इतना तो नहीं हम करेंगे नहीं, तो उसका डायरेक्ट एक दूसरा तरीका है कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आता है, इस पर मैं कोई भी पॉइंट लूं तो सर्कल सेमी सर्कल पे कितना बनाता है 90 डिग्री, तो इस पॉइंट को ले लिया x y, तो इस पॉइंट का लोकस ही सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, मतलब इधर भी वही 90 डिग्री बनाएगा, तो इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, तो m1 m2 कितना होगा -1, तो वहां से हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप से हम इक्वेशन लिखेंगे सर्कल की यदि पॉइंट आपके डायमेट्रिक एंड दे रखे हैं तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपसे बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा कि ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है। अच्छा दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल कितने होते हैं भाई, इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं, ठीक है। एक ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, बट आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस, हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस, तो वो वाला जो सर्कल होगा वो सर्कल होगा जब ए और बी को आप डायमीटर बना के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जब मतलब ए और बी यदि डायमेट्रिक एंड हो गए तो दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल पॉसिबल पासिंग थ्रू ए एंड बी विच पासिस थ्रू ए एंड बी। बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखना, यदि दो पॉइंट से पास होने वाला स्मॉलेस्ट सर्कल चाहिए तो वो वाला सर्कल कौन सा होगा जिसके ए और बी डायमेट्रिक एंड होंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, समझ में आ रहा ना कैसे, जैसे मैं अब दूसरा सर्कल लूं तो इसकी जो रेडियस है तो इस सर्कल से तो बड़ा ही है वो, तो ए और बी को जब मैं डायमीटर लूंगा तब वो सबसे छोटा सर्कल आएगा। ओके नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके यदि मैं इस टाइप का सर्कल ले लूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया डायमीटर इसमें, इस फॉर्म में। अब मान लो इसका सेंटर एच और के ले लूं मैं, और रेडियस आर ले लो, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा था, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, बट आप ध्यान से लिखो, ध्यान से देखो तो वो लिखा हुआ है 0 प्लस, और इधर भी लिखा हुआ है 0 प्लस। तो कहने का मतलब सेंटर 0 क्या हो गया, 0,0 क्या है सेंटर, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एच प्लस आर कॉस थीटा आप लिख लो, और इधर हो जाएगा के प्लस आर साइन थीटा। मतलब सेंटर ओरिजिन नहीं हो तो भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन। आप यहां से भी देख सकते हो, एक मिनट, ये तो पॉइंट, मतलब सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट हो गया। अब इसको ऐसे ही देख सकते हो कि इसको मैं x बोलूं तो x माइनस एच क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही इसको y बोलूं तो y माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सारे थीटा की वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें ध्यान रखना पैरामीटर में थीटा जो है वो वेरी करेगा आपका 0 से 2 पाई ओपन तक। ठीक है, जैसे मैं सर्कल बोलूं तो ये मैंने आर बोल दिया, तो ये पॉइंट जो होगा, ये एंगल थीटा लिया, तो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, इधर हो जाएगा ये एंगल थीटा, इधर पॉइंट लेता हूं तो ये एंगल थीटा, इधर लेता हूं तो ये एंगल थीटा। तो ऐसा ये 0 से 2 पाई। अब जैसे यहाँ पॉइंट आया उसके लिए एंगल हम थीटा 0 लेंगे, ना कि 2 पाई, तो 2 पाई पे इसलिए ओपन लगा दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, मान लो कॉर्ड की इक्वेशन लिखना है हमें, जिसके पैरामेट्रिक एंगल दे रखा है अल्फा और बीटा। मतलब ये पॉइंट हो गया, जैसे इसका सेंटर, इक्वेशन ले लूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब सेंटर इसका ओरिजिन और रेडियस क्या है आर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा, और ये पॉइंट क्यू हो जाएगा आर कॉस बीटा कॉमा आर साइन बीटा। ठीक है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड पी क्यू की इक्वेशन पैरामेट्रिक एंगल्स मतलब अल्फा और बीटा में क्या हो जाएगी, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, कैसे निकालते हैं इसको, निकालने का तरीका ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है। मान लो कभी भूल भी जाओ तो इसको ऐसे कर सकते हो आप कि सेंटर से परपेंडिकुलर हम डालें तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, या नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा। इसको हम परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर जो फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म से लिखेंगे तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कल की पोजीशन, नहीं उल्टा बोल दिया क्या, सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन, पॉइंट अंदर आ रहा है या फिर बाहर आ रहा है या फिर सर्कल पे आ रहा है, ये वाले केस, 3 केस है। कौन कौन से, अच्छा इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो और इसको P3 बोल दो। मतलब पहला केस कि सर्कल पे आ रहा हो, दूसरा केस अंदर आ रहा हो सर्कल के, और तीसरा केस सर्कल के बाहर आ रहा होगा। तो हमने आपको बता दिया सर्कल पे पॉइंट हो तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के अंदर पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, और सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो जिनकी लेंथ बराबर होती है टेंजेंट की। ठीक है, तो मान लो सर्कल की इक्वेशन हमने ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे पार्ट को हमने बोल दिया s इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना जब भी ये चीजें आप लगाओ तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। इक्वल तो होते ही ये सर्कल है तो पॉजिटिव बनाएंगे इन केसेस में। या तो आप कुछ आगे हम चीजें करेंगे तो उसमें हम हमेशा जो भी कहानी प्रूफ करते हैं सर्कल में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या लेते हैं, 1 बराबर तो होते ही है, और 1 के बराबर लेते हैं तब प्रूफ करते हैं। तो जब भी आप करो इस केस में तो कॉफिशिएंट आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पॉजिटिव ले लो, चल जाएगा, 1 नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो कहां पर मुझे 1 हमेशा लेना है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एस के अंदर आप पॉइंट P1 रखो, रखा मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ रख दिया, इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह रख दिया। ठीक है, और वो यदि 0 आ गया मतलब वो पॉइंट सर्कल पे आ गया, और ये कहानी यदि नेगेटिव आ गया तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर आ गया, और
मतलब ये पॉइंट रखा सर्कल के अंदर और ये कहानी जो है पूरी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसी में द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द सर्कल, और उसका सेंटर कुछ मान लो सी। मतलब क्या बोला गया है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सर्कल पे किसी कोई भी पॉइंट ले लो तो उससे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, तो वो होता है ए से आपने सेंटर को ज्वाइन किया तो एक ऐसी लाइन हो गई। ठीक है, तो ये जो डायमेट्रिक एंड्स होंगे, मतलब ए से जो आपने सेंटर को ज्वाइन किया, तो ये इसके लिए नॉर्मल हो। अच्छा, नॉर्मल समझते हो? टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है? किसी भी कर्व के लिए, किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो इसमें हमने देखा था ये 90 डिग्री कब होगा, जब ये आपका रेडियस सेगमेंट, मतलब यहाँ ये रेडियस, ये सेंटर हो, मतलब ये वाला जो है रेडियस से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो क्या, सॉरी सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूँ टेंजेंट पे, तो कितने पे आता है? 90 डिग्री पे आता है। तो ये जो है नॉर्मली हुआ क्योंकि 90 डिग्री है, तो नॉर्मल जो सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। सर्कल का जो नॉर्मल है हमेशा सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल हुआ। ठीक है, नॉर्मल हुआ मतलब डायमीटर ही हुआ, सेंटर से पास कर रहा है ना यहाँ पे। तो डायमेट्रिक एंड होगा, एक मिनिमम देगा और एक मैक्सिमम देगा। तो ये मान लो पॉइंट बी बोल दिया और ये पॉइंट बोल दिया मैंने डी, तो ए बी जो होगा वो आपका ए से मिनिमम, ए से जो मिनिमम लेंथ पे जो पॉइंट होगा सर्कल पे वो ए बी होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो ए डी होगा। तो ए बी निकालने के लिए हम ऐसा नहीं करें कि इसको सॉल्व कर दिया कर्व के साथ, ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं, मान लो इसकी रेडियस आर है, तो सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो आप एसी निकालोगे, एसी निकाला और उसके बाद में इसमें से आर माइनस कर दूं तो वो ए बी आ जाएगा, और ऐसे ही मैं एसी में आर ऐड कर दूं तो वो पॉइंट डी हो जाएगा, मतलब ए से डी की डिस्टेंस हो जाएगी एसी प्लस आर। तो ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। ओके, अच्छा, नो नेक्स्ट इज पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो सर्कल हम वही जनरल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे पोर्शन को क्या माना, एस, तो एस इज इक्वल टू 0 आपका सर्कल है। ठीक है, तो किसी पॉइंट के लिए पावर की हम बात करते हैं तो वो होता है S1, ये आपका पावर ऑफ अ पॉइंट हो गया। S1 मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई पॉइंट लिया, इसकी हमें पावर की बात करनी है, तो पॉइंट P x1, y1 इसमें रख दो, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी प्लस सी, तो ये आपका हो गया S1 के बराबर। तो पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज इक्वल इज S1। ठीक है, और यही कुछ हमने अभी देखा था, ध्यान रखना इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट हमने पॉजिटिव लिया है। और ठीक है, यहाँ आप, ठीक है इतना ही काफी है, हाँ? और इससे हमने देखा था अभी S1 पॉजिटिव हो तो सर्कल जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर आएगा, S1 यदि 0 है तो पॉइंट सर्कल के अंदर आए, सर्कल के ऊपर आए, सर्कमफरेंस पे आएगा, और सॉरी S1 नेगेटिव हो तो पॉइंट जो है अंदर आएगा। तो मतलब पावर पॉजिटिव है। कई कई क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोला जाता है कि इस पॉइंट की पावर इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, मतलब S1 पॉजिटिव मतलब पॉइंट जो है सर्कल के रिस्पेक्ट में बाहर हो गया। पावर 0 मतलब वो सर्कल के ऊपर आ गया, पावर नेगेटिव मतलब वो सर्कल के अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे मैं पॉइंट बाहर ले लूं, पॉइंट मैंने बाहर ले लिया, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने कुछ ए, ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। पीए जो होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट हम किसी सर्कल के लिए कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अंडर रूट S1, आपने पढ़ा है ना, क्या होता है अंडर रूट S1। अंडर रूट S1 मतलब इस पॉइंट को सर्कल के अंदर रख दो। अब सर्कल की इक्वेशन आप कैसे, ऐसे लो या फिर कैसे लो, तो इसमें ध्यान रखना, जैसे मैं इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी सर्कल तो है, बट लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते समय मैंने अभी बताया था ना कि कब क्या करना है, वो ये वाला कैसे, कि आपको यदि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको,
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 होता हो, क्योंकि जो हम प्रूव करते हैं, जो प्रूव कब करते हैं, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 लेते हैं तब होता है ना प्रूफ। सर्कल तो अभी भी है ये, तो अब इसमें सीधा x1 y1 रखोगे और अंडर रूट s1 ले लोगे तो आंसर गलत आएगा, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है। तो वो कब होगा, जब आप इसको x और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या लो आप 1, ये ध्यान रखना। x स्क्वायर y स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 ले, उसके अंदर आप पॉइंट p को रखो x1 y1, तो ये जो AP है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट s1 के बराबर। क्या होता है, अंडर रूट s1 के बराबर, और s1 तो आपका पावर है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, ये मान लो पॉइंट A1 B1 है, ये पॉइंट P से जो कॉर्ड पास हो रही दूसरी A2 P2, ठीक है। तो यहाँ पर PA1 इंटू PB1, ऐसे ही PA2 और PB2, या भी जो स्टार्टिंग में आपको जो जनरल थ्योरम बताई है वो किसके बराबर होगा, PA स्क्वायर के बराबर, या इसको T बोल दो, तो वो होगा PT स्क्वायर के बराबर, और PT स्क्वायर इज नथिंग बट S1 के बराबर, ठीक है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कब आएगा, जब पॉइंट P बाहर हो, मतलब जब S1 पॉजिटिव हो तभी पॉसिबल है। S1 पॉजिटिव मतलब पावर पॉजिटिव, मतलब पॉइंट बाहर हो गया, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझिए, अरे कुछ समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करते हैं टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या ये टेंजेंट है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, ये तो एक लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है सर्कल के लिए, ठीक है। फिर एक लाइन ली तो ये भी टेंजेंट नहीं है। अब इसका लिमिटिंग केस लूं कि वो लाइन जो है सर्कल को टच करते हुए जाए, सर्कल को टच करते हुए जाए, तो ये क्या हो गया आपका टेंजेंट। और यदि इंटरसेक्टिंग है तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंट। ये वाला केस क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इस केस में यदि मान लो सेंटर है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है वो रेडियस से, रेडियस तो इतनी हो गई, तो वो रेडियस से ज्यादा हो गई। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, और सेकेंड का केस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से छोटी। जो आपको पता करना है कि टेंजेंट है या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग वो लाइन है या फिर सेकेंड है, मतलब सर्कल को दो जगह कट कर रहा है, तो आप पता कैसे करोगे, आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, वो यदि रेडियस से ज्यादा आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया, रेडियस के बराबर आ गया तो वो टेंजेंट हो गया, और रेडियस से कम आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो कॉर्ड हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, और ये वाला केस ले लिया मैंने, मतलब वो डायमीटर हो गया, तो इस समय P कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तो डायमीटर है ना, तो सेंटर तो उसी पे आएगा, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। ओके, तो इसमें हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखो। चलो वो तो आगे आएगा वो वाला पॉइंट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको कभी भी कोई लाइन टेंजेंट दे रखा है तो टेंजेंसी कंडीशन निकालना है, या जो भी आपसे पूछा है कुछ पैरामीटर, लाइन में कुछ पैरामीटर है, तो वो पैरामीटर कैसे निकाल सकते हो कि सेंटर से, मान लो इसका सेंटर C है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, ये ध्यान रखना। यदि टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस के बराबर, ठीक है। ये हो गया। और आगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है आपको, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और पॉइंट है सर्कल के ऊपर है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट यदि सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, आप एक्स स्क्वायर को x1 लिख दो, वाई स्क्वायर को y1 लिख दो, और ये ए स्क्वायर, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। और इसको कुछ हम ऐसे भी लिखते हैं x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये लिखा जाता है t इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। t लिखने का मतलब ये है कि x को x1 से रिप्लेस करो, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करो। अब जनरल इक्वेशन है तो उसमें कैसे लिखेंगे वो भी अब बताया जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो पॉइंट मैंने पैरामीटर में ले लिया है सर्कल के ऊपर, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, तो x1 की जगह पॉइंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, तो x1 की जगह रख दो a cos थीटा, y1 की जगह रख दो आप a sin थीटा, ठीक है। तो वो इक्वेशन हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, यहाँ पर a था और इधर a स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी,
तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई पैरामीटर में, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब पी पॉइंट ले लिया पैरामीटर में अल्फा और ये बीटा ले लिया, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी जो होगा वो आपका होगा ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, कॉमा ए साइन अल्फा, ये ध्यान रखना भाई कहीं कहीं यूज होता है डायरेक्ट, अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा। और इसको आप ध्यान रखोगे तो आपका फायदा ही है। क्यों फायदा है? क्योंकि इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में आप पढ़ोगे तो इसी टाइप से कुछ फॉर्मेट बनता है उसका, तो आप यहीं से रिलेट करते जाओगे, यहीं से याद रखोगे, तो वहां तक आप समझ जाओगे कैसे याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि साइन प्लस ले माइनस ले ऐसा, और ये कैसे आता है ये आपको बताया जाएगा अभी। जैसे पी क्यू की इक्वेशन मैंने अभी बताई थी, क्या बताई थी? एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अभी बताई थी ना, कॉर्ड की इक्वेशन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा, मतलब पैरामेट्रिक एंगल है अल्फा और बीटा। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। तुम लोगों को पता भी होगा कुछ लोगों को कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? टी इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट को ले लो आप एच कॉमा के, तो टी इज इक्वल टू 0 रखो, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन पता है और यहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, मतलब दोनों सेम लाइन है, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एच कॉमा के आ जाता है, ये आता है। आगे बात समझिए, तो वहां से सीधा ये आ जाता है, पर आपको तो याद रखना है, ठीक है, मतलब हर बार हम निकालेंगे नहीं। अब मान लो ये तो हमने सेंटर क्या ले लिया था, ओरिजिन। अब जनरल इक्वेशन है तो क्या होगा वो देखो, यदि इस टाइप से जनरल इक्वेशन है सर्कल की। अब x1 y1 पे आपको इक्वेशन लिखना है किसकी? टेंजेंट की। तो आप तो ध्यान रखना, जनरल 2 डिग्री कर्व के लिए बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके लिए जनरल 2 कर्व, मतलब इसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ आ गया, सर्कल भी आ गया, ठीक है। तो जहां भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां एक्स x1 लिख दो, जहां वाई स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर दो वाई y1 से, एक्स वाई जहां दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो आप एक्स y1 बाय 2 प्लस x1 y बाय 2, और जहां x दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो x x1 बाय 2 से, और y जहां दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो y y1 बाय 2 से। कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दो, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि आप लिखते हो तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखने हैं। ध्यान रखना, टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हो तो वो होगी t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 कैसे लिखेंगे? ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। और सर्कल पे हम टेंजेंट की इक्वेशन ये कब लिख रहे हैं? जब पॉइंट सर्कल पे आ रहा है तब बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे मत कर देना, कुछ लोग बहुत पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, वो वही जाने या खुदा जाने। ये जैसे ये टेंजेंट है, पॉइंट यहाँ आ रहा है x1 y1, तो कुछ लोगों का पता नहीं दिमाग कैसे चलता है, बोलते हैं कि t इज इक्वल टू 0। अरे ये तो हम बोल रहे हैं कि पॉइंट P सर्कल पे आ रहा है तब टेंजेंट की इक्वेशन तब बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे इसके लिए लिखना है इक्वेशन इस पॉइंट पर, तो t इज इक्वल टू 0, तो उसमें क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, 2gx, तो यहाँ हो जाएगा gx प्लस x1, क्योंकि जो 1/2 करोगे और 2 कैंसिल हो गया। ऐसे ही f y प्लस y1, और कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे रख दो। तो ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, जिस पर पॉइंट P x1 y1 आ रहा है, ओके। और स्लोप फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोप फॉर्म में आप क्या करोगे कि इसकी इक्वेशन ले ली मैंने, y इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब y की इक्वेशन इस सर्कल को सेटिस्फाई कराई, तो क्या आ गई? x में क्वाड्रेटिक। और यदि टेंजेंट का केस है तो वहां पर जैसे ये वाला केस लूं तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 मिलेंगे, x1 y1। ऐसा केस लिया तो 2 कोऑर्डिनेट x2 y2 मिलेगा। तो टेंजेंट वाला केस हो गया तो x1 x2 बराबर हो गया, मतलब इक्वल रूट, तो d इज इक्वल टू 0। तो इस केस में लाइन को मैं सर्कल के साथ सॉल्व किया मैंने, और क्वाड्रेटिक बना ली किसी एक वेरिएबल में, तो x में बना ली। तो सेकेंड का केस है तो d क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यदि नॉन इंटरसेक्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया, मतलब इस केस में आ जाएगा d नेगेटिव, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी रियल नहीं आएगा, तो उसके रियल रूट नहीं आना चाहिए। सेकेंड का केस है तो d ग्रेटर देन 0, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आ रहे हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे उस क्वाड्रेटिक के। और यदि ये वाला केस है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। टेंजेंट के केस में दोनों पॉइंट 1 हो जाएंगे, मतलब इक्वल रूट आएंगे, तो d 0। तो
उस केस में टेंजेंसी की इक्वेशन आ जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c आ जाता है प्लस माइनस रेडियस उसकी क्या है a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये किसके लिए लिखा गया है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए, ये टेंजेंसी की कंडीशन। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्लस साइन लूंगा एक माइनस साइन लूंगा, तो एक स्लोप के दो टेंजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे एक स्लोप के दो टेंजेंट, क्योंकि एक टेंजेंट ऐसे लूँ और एक टेंजेंट ऐसे लूँ, मतलब दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, उनका वाई इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, एक गलती करते हैं बच्चे, कौन सी गलती, कि मान लो उसने बोला है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो कोई पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से पास हो रही है। यहाँ पर क्या बोला है कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से पास हो रही है, मतलब ये वाला केस हुआ जो मैंने अभी बता रहा था ना, कि टेंजेंट इस पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने टेंजेंट मिलेंगे, दो टेंजेंट मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, कुछ आ रही है ना, अरे आ रही कि नहीं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, है ना, एक ही बार बोलूंगा, टाइम कम है हमारे पास। यहाँ से आपको दो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो आपने क्या किया, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, ये लिख दी। अब ये पॉइंट है x1 y1, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको एक साइड लाके स्क्वायरिंग करोगे तो एम में क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। तो एम की दो वैल्यू आ गई, m1 और m2 आ गए, तो एम की दो वैल्यू आपकी आ गई, तो आप क्या करोगे, एम की जगह m1 रख दो, तो एक इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन आएगी, एम की जगह m1 रखोगे तो दो इक्वेशन आएगी, फिर एम की जगह m2 रखोगे तो दो इक्वेशन, तो टोटल चार टेंजेंट आ रहे हैं। तो क्या चार टेंजेंट हो गए या किसी एक पॉइंट से, तो बिल्कुल नहीं होता है। कितने टेंजेंट होते हैं, दो टेंजेंट। तो ये गड़बड़ी क्यों हो रही है आपकी, वो गड़बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि जब आपने इसको लिखा, क्या लिखा, y माइनस एम एक्स, और वो पॉइंट रख दिया y1 और x1, और क्या हो गया, प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम। यहाँ आपने क्या किया, स्क्वायरिंग करी, तब एम में क्वाड्रेटिक बनी, m1 m2 आ गया। तो ध्यान रखना, स्क्वायरिंग जब भी करो सावधानी से करो, सावधानी से मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपके ऐड होते हैं, क्योंकि मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, बट आपने जब स्क्वायरिंग करी तो ये पूरी कहानी पॉजिटिव हो गई, और ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव वो स्क्वायरिंग करने पे चल जाएगा। जैसे 2 इज इक्वल टू 2 बोलूँ तो स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 इज इक्वल टू 4, बट मान लो 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ये तो होता नहीं है, बट स्क्वायरिंग करने में 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये वाला कहानी मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे, और वो क्यों आएंगे, क्योंकि एक स्लोप के आपके दो टेंजेंट होते हैं, तो एक टेंजेंट ये आया तो एक दूसरा टेंजेंट आपको ये भी मिलेगा सेम स्लोप का, वाई इंटरसेप्ट अलग, ऐसे ही एक टेंजेंट आया तो दूसरा टेंजेंट ये होगा। बात समझ में आ गई, बट हमें तो क्या चाहिए, इस पॉइंट से पास हो। तो आप क्या करो, जो आपका पॉइंट है एक बार सेटिस्फाई करके देख लो कि वो प्लस साइन के साथ सेटिस्फाई कर रहा है या फिर माइनस साइन के साथ, तो आपको ऐसे दो टेंजेंट मिल जाएंगे। चार टेंजेंट आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको ये वाला टेंजेंट चाहिए जो पॉइंट पी से पास हो रहा है, तो आपका एम आ गया। अब एम आ गया तो अब जो पॉइंट था x1 y1, इसको सेटिस्फाई करवा के देख लो कि प्लस वाला हमें लेना है या माइनस वाला टेंजेंट लेना है। ऐसे ही m2 रख के फिर पॉइंट सेटिस्फाई कर लो, तो ऐसे आपको दो टेंजेंट ये मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई जब सर्कल आपका ये वाला था, और सर्कल यदि मैं ये ले लूं तो कोई दिक्कत, घबराने की जरूरत नहीं है। आप टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, मान लो इसका सेंटर क्या था, माइनस जी कॉमा माइनस है, तो ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, y माइनस जीरो, और यहाँ क्या लिखा है, x माइनस जीरो। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस सेंटर m, x माइनस सेंटर, उल्टा लिख दिया, y माइनस f, y माइनस ये, और x माइनस माइनस जी, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम, ठीक है। यदि सेंटर कुछ माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो गया तो ऐसी इक्वेशन लिख देंगे, ओके। और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने आपको बताई है, किसी पॉइंट से इसकी लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अंडर रूट s1। और ध्यान रखना, ये अंडर रूट s1 कब निकालेंगे, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो, तब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होगा तभी ये होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक बार इसको बता देते, गलतियां करते हैं और तुम, इसलिए मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है कि 1,2 से 1,2 इसके बाहर आएगा, हाँ आएगा, तो 1,2 से लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। तो 1,2 इसके अंदर रख के आप
अंडर रूट मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करो, हमेशा 2 से पहले डिवाइड करो, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या बनाएंगे हम, 1 बनाएंगे, तभी हमारा काम चलेगा। तो 2 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब 1,2 रखो, तो 1,2 रखने पे जब इसका अंडर रूट लोगे तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। ध्यान रखना, या गलतियां करते हो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। अब इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अच्छा, किसी पॉइंट से, जैसे पॉइंट P है, x1, y1 है, तो इससे आपको पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब दोनों की, जैसे ये हो गया B, तो P और PV दोनों टेंजेंट है, तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है, तो वो क्या होता है, t² = SS1। T क्या है, जैसे हम पॉइंट P यदि टेंजेंट पे आता है तो इसकी इक्वेशन इस टाइप से लिखते हैं जो लिखी हुई थी, तो उस फॉर्मेट में आप जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो, बेसिक इक्वेशन लिखो तो उसका स्क्वायर, और एस मतलब सर्कल की इक्वेशन, ये वाला पार्ट इतना एस, और S1 मतलब पॉइंट के अंदर आप इक्वेशन रख दो, तो t² = SS1। ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नॉर्मल ऑफ अ सर्कल। नॉर्मल ऑफ अ सर्कल अभी बता ही दिया मैंने। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है भाई, किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो नॉर्मल होगी। तो इस केस में, सर्कल के केस में ही ऐसा होता है कि नॉर्मल वाली कहानी बहुत आसान हो गई। बाकी आप कोनिक में जाओगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में, तो वहां की नॉर्मल की कहानी यहाँ तो बहुत आसान है, वहां कुछ है, उसमें दम है, मतलब समझने में मजा आएगा। तो यहाँ तो नॉर्मल है तो सेंटर से पास होगा, मतलब डायमीटर हो गया तो खत्म ही हो गया, क्योंकि डायमीटर यदि सेंटर से पास हो गया तो नॉर्मल बहुत आसान हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल एट अ पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर ऐसे नहीं बोला है कि टेंजेंट पे कहीं भी परपेंडिकुलर ले, नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप परपेंडिकुलर लोगे वो नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखना है तो सेंटर से पास करवा दो, बहुत सिंपल है। टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो जो टेंजेंट का स्लोप मान लो m है, तो नॉर्मल का स्लोप -1/m, और ये सेंटर से पास करेगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन आगे सिंपली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। चलो ये अब आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।